तो ल्यूसेंट की आज की क्लास में हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ और इतिहास से जुड़े हुए ही अन्य ग्रंथ पे काम कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि अब तक मैंने क्या पढ़ाया है। मैंने स्टार्ट किया है प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत को जानने के स्रोत हम पढ़ रहे हैं। तो जब आप प्राचीन भारत को जानने के स्रोत की बात करते हो तो आपके पास तीन तरीके के सोर्स या स्रोत सामने आते हैं। तो एंशिएंट इंडिया को जानने के क्या क्या स्रोत हैं, तो प्राचीन भारत को जानने के तीन, या फिर आपके ल्यूसेंट बुक के अकॉर्डिंग हम चलें तो 4 सोर्सेज हमें मिलते हैं। कौन कौन से वो 4 सोर्सेज हैं मैं क्विकली रिकॉल करा दूं और फिर मैं आज का टॉपिक आगे बढ़ाऊं। ये 4 पार्ट में आप इन सोर्सेज को पढ़ लें। पहला सोर्स हम पढ़ते हैं धर्म ग्रंथ और अन्य धर्म ग्रंथ। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इस पर काम किया है और मैंने आपको धर्म ग्रंथ में सिखाया है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। आपको वेद, पुराण, दर्शन, यानी एक तरीके से देखें तो 2 तरीके के हम लोगों ने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं। स्मृति पे आधारित धर्म ग्रंथ और स्मृति के बाद दूसरे तरीके से होते हैं जो श्रुति के आधारित हैं। ठीक है, तो श्रुति आधारित और स्मृति आधारित। श्रुति आधारित मतलब जो भगवान द्वारा ही सुनाई गए, स्मृति मतलब उसको सुनने के बाद जो स्मृति से बने। तो श्रुति में आप लोगों के पूरे वेद आ जाएंगे और जब हम स्मृति में बात करेंगे तो सांख्य, दर्शन, ये सब आ जाएंगे। तो आप डिटेल से पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला तो धर्म ग्रंथ है, और धर्म ग्रंथ के साथ हम लोगों ने कुछ अन्य ग्रंथ पढ़े हैं, यानी जो धर्म से ही रिलेटेड है। लेकिन आप बौद्ध धर्म से रिलेटेड यदि कोई ग्रंथ लेते हैं या फिर जैन धर्म से रिलेटेड कोई ग्रंथ लेते हैं तो उसको मैंने अन्य धर्म ग्रंथ में शामिल किया है। ठीक है, तो यहां पे मैंने 2 तरीके से काम किया है। धर्म ग्रंथ में हिंदू से रिलेटेड धर्म ग्रंथ आएंगे और अन्य धर्म ग्रंथ में आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ जो इंपॉर्टेंट है और जैन धर्म से रिलेटेड ग्रंथ जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलेगा। तो ये टॉपिक मैंने अलग अलग ही किया है। पहले मैंने पूरे धर्म ग्रंथ बताए हैं, फिर मैंने अन्य धर्म ग्रंथ बताए हैं। दूसरा होता है, या इसको हम लोग कई बार फर्स्ट सेकंड को एक साथ पढ़ लेते हैं, तो ल्यूसेंट के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं तो मैं अलग बता देता हूं। इसमें हम लोग ऐतिहासिक, यानी जो आज का टॉपिक है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट और अदर टेक्स्ट। तो हिस्टोरिकल टेक्स्ट मतलब ऐसे टेक्स्ट जो हिस्ट्री को बताने के लिए ही लिखे गए हैं, यानी इन टेक्स्ट का मेन पर्पस ही यही है कि हम हिस्ट्री को जान पाए। सपोज कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट है जो बौद्ध के समय लिखा गया और पर्टिकुलरली हिस्ट्री के अकॉर्डेंस में लिखा गया। जैसे हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र मौर्य काल के दौरान लिखा गया चाणक्य के द्वारा, आचार्य चाणक्य के द्वारा। तो उस वहां पे यदि हम इस अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो अर्थशास्त्र से हमें पता चलेगा कि मौर्यकालीन व्यवस्था कैसी थी। तो ये मेनली इतिहास से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। तो जो ग्रंथ मेनली इतिहास से जुड़े हुए हैं वो हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं। लेकिन यदि हम लोग इंडियन टेक्स्ट की बात करें, भारतीय आप कहें ग्रंथ की बात करें, तो ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो रिलीजन को टच ना करता हो, जो धार्मिक ग्रंथ ना हो। तो प्योर हम हिस्टोरिकल टेक्स्ट या ऐतिहासिक ग्रंथ किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी ग्रंथ को नहीं कह सकते, लेकिन बहुत हद तक जो इतिहास को बताता है उसे हम ऐतिहासिक ग्रंथ में रख देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ग्रंथ भी हैं जो कुछ इतिहास को बता रहे हैं, कुछ धर्म से जुड़े हुए हैं। ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ को भी हम यहां पे पढ़ेंगे, लेकिन आप चाहो तो उसको सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट बोल सकते हो। कुछ ऐसे ग्रंथ भी हैं जो पूरा जीवनी बताते हैं, उन्हें हम बायोग्राफिकल टेक्स्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन सब तीनों ही तरीके के टेक्स्ट को मैं ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत बताऊंगा। इसके बाद तीसरा हम जो बात करेंगे, कल की क्लास में मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। तो तीसरा सोर्स है जो हमें प्राचीन भारत के बारे में जानने में मदद करता है, वो है विदेशी यात्रियों का या विदेशियों का विवरण। कई विदेशी आए, फॉरेन आप कह सकते हो, फॉरेन सोर्सेस। तो फॉरेन सोर्सेस क्या होते हैं? कई विदेशी भारत आए और यहां पे आकर यहां के लोगों को इन्होंने देखा, यहां के राजा महाराजाओं को देखा, उस समय के व्यवस्था को देखा और उस समय के समाज को देखा, और इन्होंने जो वर्णन वृत्तांत अपना लिखा, अब वो वृत्तांत या तो उन्होंने किस फॉर्म में लिखा, टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा, या उन्होंने यात्रा वृत्तांत के फॉर्म में लिखा। उस वृत्तांत को ही हम विदेशियों का वर्णन बोलेंगे, या हम उसको बोल सकते हैं फॉरेन सोर्स। अब इस फॉरेन सोर्स में आपको शायद याद आ रहा हो फायान, वेनसोंग, ऐसे ही मेगस्थनीज। तो इस तरीके के बहुत सारे हम यात्रा वृत्तांत देखेंगे और कल की क्लास में मैं विदेशियों का वर्णन कवर करने वाला हूं। आज की क्लास में हम ये पूरा पोर्शन, सेकंड पोर्शन ऐतिहासिक ग्रंथ लेने वाले हैं। पिछली क्लासेस में मैंने धर्म ग्रंथ भी कवर किया है और अन्य धर्म ग्रंथ भी हमने कवर किया है, जिसे आप लोग देख लें। ये आज की 7th क्लास है। अब तक हम लोगों ने 6 क्लासेस ल्यूसेंट पे ले ली हैं। इनिशियल 2 क्लासेस मैंने और दी थी जिनमें थोड़ा प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने बाद में उनको रिपीट भी कर दिया था। मैं 7 क्लास ही मान के इसीलिए चल रहा हूं।
तो अब तक आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया है और लास्ट आप क्या पढ़ेंगे वो भी मैं क्लियर कर दूं। सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य, और इस पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जियोग्राफिकल फाउंडिंग, यानी जब आपने खुदाई की, एक्सकेवेशन किया, तो उस एक्सकेवेशन के दौरान आपने कुछ प्राप्तियां ली, यानी कुछ फाइंडिंग्स आपको मिली जिन्हें हम जियोग्राफिकल फाइंडिंग बोलते हैं या पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य बोलते हैं। और इस पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य से हमें पता चलता है कि उस समय लोग किस तरीके से रहते थे। क्यों? क्योंकि इस पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य में सपोज हमने एक साक्ष्य पाया पाषाण युगीन और हमने खुरपी टाइप का पाया, तो हमें पता चलेगा कि वो किस तरीके की धातु का प्रयोग करते थे। जैसे हम सिंधु काल की बात करते हैं तो इंडस वैली में हम लोगों को लोहा नहीं मिला, इसलिए हमें पता चलता है कि इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो इन फाइंडिंग की मदद से उस समय के लोगों का रहन सहन क्या था, किस तरीके की वस्तुएं वो प्रयोग करते थे, किस तरीके की उनकी व्यवस्था थी, किस तरीके का उनका नगर था, किस तरीके से उनका गांव था, किस तरीके से उनका रहना खाना पीना ये था, ये सब हमें पता चल पाता है। तो ये 4 सोर्स आपको दिमाग में बैठाना है जिन्हें आपको रिस्पेक्टिवली पढ़ना है। प्राचीन भारत को जानने का पहला सोर्स है धर्म ग्रंथ और अन्य धर्म ग्रंथ, जिन्हें हमने डिटेल से पढ़ लिया है। दूसरा सोर्स है ऐतिहासिक ग्रंथ और अन्य ग्रंथ, यानी हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड अदर टेक्स्ट, जिसे आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तीसरा हमें पढ़ना है विदेशियों का वर्णन। हम कुछ महत्वपूर्ण विदेशियों की बात करेंगे और उन विदेशियों ने भारत के संदर्भ में, भारत के उस समय के, जिस समय वो विजिट किया भारत को, तो उस समय, अब ये कौन होते थे विदेशी? या तो वो यात्रा के लिए आते थे या फिर पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि भारत पढ़ाई के लिए भी बहुत प्रसिद्ध रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय जाना माना विश्वविद्यालय रहा है, जहां चीन से कई लोग, कई यात्री पढ़ने के अकॉर्डेंस में आए। तो उनके वृत्तांत को हम सीखेंगे और देखेंगे कि उस समय किस तरीके से भारत का अर्थव्यवस्था था, समाज था, धार्मिक व्यवस्था थी, रहन सहन था, हम समझ पाएंगे। इसके अलावा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी पुराने समय के साक्ष्य हमें मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जब हम एक्सकेवेशन यानी खुदाई करेंगे, उस खुदाई के दौरान हमें कई साक्ष्य मिलेंगे। अब मैंने पहले ही बता चुका हूं, ये साक्ष्य हमें 3 तरीके के मिल सकते हैं या 3 तरीके का इतिहास बता सकते हैं। या तो प्रागैतिहासिक काल की बात कर सकते हैं, यानी ये क्या कर सकते हैं, प्री हिस्टोरिक एज, जहां पे हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले, ना हमने कोई लिपि उस समय देखी। इसके अलावा ये दूसरा हमें प्रागैतिहासिक के अलावा दूसरा हमें प्रोटो हिस्टोरिक यानी आद ऐतिहासिक काल की बात कर सकते हैं, जहां पे हमें लिखित साक्ष्य तो जरूर मिले लेकिन कोई लिपि नहीं मिली। तीसरी हम बात कर सकते हैं ऐसे साक्ष्य की जो हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक साक्ष्य है, जिसकी लिपि भी हमें पता है, जिसका हमें कई हमें लिखित साक्ष्य भी मिल गए हैं और हम उसकी लिपि भी जान गए हैं, इसलिए उस साक्ष्य के बारे में हम बहुत कुछ जान गए हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों को जानकारी मिलेगी प्राचीन भारत के बारे में। आज का हमारा मेन मोटो है ऐतिहासिक ग्रंथ को पढ़ना। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक ग्रंथ मैं 1 बाय 1 लेने वाला हूं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं कुछ ऐसे ग्रंथ जो पूरे तरीके से हिस्ट्री को बताते हैं। ठीक है, आज मैं 10 ऐतिहासिक ग्रंथ ले रहा हूं। हालांकि बहुत सारे ग्रंथ ऐसे पॉसिबल हैं जो लिए जा सकते हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं और अदर टेक्स्ट हैं उन्हें मैं आज कंसीडर कर रहा हूं, जो एग्जाम पर्पज से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, ये ल्यूसेंट जीके की क्लास हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक क्विक समरी है जो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले तो हम ऐतिहासिक ग्रंथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। और याद रखें, जितना मैंने यहां पे पॉइंट कवर कर दिया है और जिस तरीके से मैंने प्रेजेंट किया है, ऐसा ही आप नोट बनाएं, क्योंकि नोट का मतलब ही होता है जो आप एक बार क्विकली देखें और आपके दिमाग में हर चीज सप जाए। नोट का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत छोटा छोटा लिखें, आप इसी तरीके से बड़े बड़े लिखें और इसी तरीके से आपको पॉइंट तुरंत दिखे, कम से कम आप लिखें। नोट का मतलब यही है। तो अर्थशास्त्र यानी आप आज की कंडीशन में देखें तो इसको इकोनॉमिक की पुस्तक बोलेंगे, जिसके लेखक कौन है? कौटिल्य है। और आचार्य कौटिल्य को आचार्य चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और इनका प्राचीन नाम या ओरिजिनल नाम विष्णुगुप्त भी है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आचार्य चाणक्य का नाम क्या है, वर्तमान नाम? तो विष्णुगुप्त नाम है, लेकिन इन्हें हम कौटिल्य और चाणक्य नाम से भी जानते हैं। 4th सेंचुरी बीसी, पिछली क्लासेस में मैंने इसका मतलब समझाया है कि 4th सेंचुरी बीसी का मतलब क्या है। अब 2 शब्द हमें प्रयोग में मिलते हैं। एक हमें 4th सेंचुरी एसी शब्द प्रयोग में मिलता है। जब 4th सेंचुरी एसी शब्द प्रयोग में मिले तो इसका मतलब होता है 4th सदी, ठीक है, या 4th शताब्दी ईसवी।
या तो चौथी सदी बोलोगे या चौथी शताब्दी ईस्वी बोलोगे। जैसे आज हमें 21वीं सदी मिला है जिसपे हम लोग आज जी रहे हैं। तो 21वीं सदी कब से शुरू होता है? 2001 से शुरू होता है और 2100 तक चलेगा ये हमारा 21वीं सदी। उसी तरीके से 4th सेंचुरी कहां से शुरू होगा? ये शुरू होगा 300, जैसे 21वीं 2001 से शुरू हुआ तो ये शुरू होगा 301 से और कब तक जाएगा? 400 तक जाएगा। तो ईस्वी जब होता है या एसी होता है तो वो फॉरवर्ड काउंटिंग से स्टार्ट हम इसको करते हैं। ये मैंने इनिशियल क्लासेस जब दी हैं तो वहां मैंने बहुत डिटेल से बताया है। इसी तरीके से 4th सेंचुरी बीसी यानी चतुर्थ ईस्वी सदी ईसा पूर्व कहलाएगा, ये ईस्वी नहीं कहलाएगा। चतुर्थ सदी ईसा पूर्व या चौथी ईसा पूर्व, चौथी सदी ईसा पूर्व या चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, कुछ भी बोलो, सदी बोलो, शताब्दी बोलो। अब सेंचुरी का मतलब ही होता है 100 साल का डिफरेंस, यानी 100 साल को हम सेंचुरी बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। तो 4th सेंचुरी बीसी यानी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा समय देगा? ये देगा 400 से शुरू होकर 301 तक का। आपका जो 400 वाला समय है वो स्टार्ट होगा और ये उल्टी गिनती हमें करना पड़ता है जब हम बीसी में जाते हैं। तो 400 से लेकर 301 तक के काल को हम कंसीडर करेंगे। तो इसी दौरान अर्थशास्त्र लिखा गया और इसी दौरान मौर्य काल की हम बात करते हैं और मौर्य काल के दौरान ही लिखा गया है इस ग्रंथ अर्थशास्त्र को। इसीलिए मौर्य काल के धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक तंत्र का वर्णन करता है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी प्रशासनिक तंत्र, एडमिनिस्ट्रेशन आप समझते हैं, प्रशासन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, साथ ही साथ मौर्य काल का रिलीजियस सिस्टम, मौर्य काल का सोशल लाइफ क्या था, इन सब के बारे में हमें जानने को मिलता है। किससे? अर्थशास्त्र की इस पुस्तक से, जिसे कौटिल्य या आचार्य चाणक्य या विष्णुगुप्त ने लिखा है। तीनों ही सेम नाम है। इस पुस्तक में 15 अधिकरण का मतलब आप चैप्टर कह सकते हो। 15 चैप्टर है इस पुस्तक में और 180 प्रकरण है, यानी 15 चैप्टर के साथ साथ 180 छोटे छोटे पार्ट है। ये भी आपको जानकारी रखनी चाहिए इस पुस्तक के बारे में। चलिए, ये कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं सेकंड पुस्तक में, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी एक ऐसी पुस्तक है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है और संस्कृत भाषा में लिखी गई ये एक ऐसी पुस्तक है जो कश्मीर के इतिहास को बताती है। साथ ही साथ संस्कृत साहित्य में लिखी गई एक ऐसी ऐतिहासिक पुस्तक है ये जो सबसे पहले इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास इसमें हुआ, यानी ऐतिहासिक लेखन का फर्स्ट प्रयास इस पुस्तक में किया गया और ये वो भी किस लैंग्वेज में? संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत साहित्य में यदि कोई इतिहास लिखा गया सबसे पहले तो वो राजतरंगिणी पुस्तक ही है, जिसको कल्हड़ नाम के एक महान कह सकते हो लेखक हैं जिन्होंने लिखा है। और कश्मीर के संपूर्ण इतिहास, साथ ही साथ कश्मीर में कौन कौन से राजा हुए, किन किन का वंशावली चली, इसके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। 12th सेंचुरी एडी का मतलब है ईस्वी और 12th सेंचुरी ईस्वी का मतलब आप समझ गए हो। इस पुस्तक के बारे में आप कह सकते हो, एग्जैक्ट डेटा तो आपको नहीं पता, लेकिन आप कह सकते हो कि 1101 से 1200 के बीच में जो भी काल रहा है, कालखंड, उस दौरान ये लिखी गई है और इसी दौरान के व्यवस्था को इसने बताया है, इतिहास को इस पुस्तक में बताया गया है। तो बस एग्जाम में यही पूछा गया है कई बार कि राजतरंगिणी किस भाषा में है, संस्कृत में है, क्या बताता है कश्मीर का इतिहास, कौन इसके लेखक हैं, कल्हड़। ये नहीं पूछा गया है कब लिखी गई, पर आपको याद रखना चाहिए कि 12वीं शताब्दी ईस्वी का जो इतिहास है कश्मीर का, वो इस पुस्तक में बताया गया है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट पुस्तक की बात करते हैं जिसका नाम है चचनामा और इस पुस्तक का दूसरा नाम है फतेह। फतेह का मतलब होता है विजय, फतेह नामा ए सिंध। तो चचनामा पुस्तक का दूसरा नाम है फतेह नामा ए सिंध। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब मैं आपको बता दूं इस पुस्तक में किस तरीके से अरब भारत में आए और अरब भारत में आकर भारत को जीता, भारत के सिंध क्षेत्र को जीता, ये बात इस पुस्तक में बताया गया है। तो अरबों के सिंध विजय का वर्णन इस पुस्तक में है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चचनामा क्या बताता है, तो अरब में किस तरीके से भारत में आए। आप कहोगे कि 700 से 800 के बीच में, ठीक है, यानी आप कहोगे कि 8वीं शताब्दी ईस्वी में, 8वीं शताब्दी ईस्वी में, 8th सेंचुरी ईस्वी में 701 से 800 के बीच में अरबों ने सिंध में आक्रमण करना शुरू कर दिया था और सबसे पहले जो आक्रमण किया उसका नाम था मुहम्मद बिन कासिम। तो किस तरीके से मुहम्मद बिन कासिम भारत में आक्रमण करता है? मुहम्मद बिन कासिम मतलब अरब,
मोहम्मद बिन कासिम के अलावा कुछ और अरब आक्रमण करते हैं, उनके बारे में भी इस पुस्तक चचनामा में है, यानी फतेहनामा ये सिंध में है। इसलिए मैं बात कहूंगा अरबों का सिंध विजय, और मेनली इसमें बताया गया है मोहम्मद बिन कासिम का सिंध विजय। तो मोहम्मद बिन कासिम ने काजी बनाया था इस्माइल को। काजी का मतलब होता है एक तरीके का आप कहोगे न्यायाधीश। तो काजी बनाया था इस्माइल को, और इस इस्माइल नाम के व्यक्ति ने अरबी पुस्तक लिखी जिसका नाम था तारीख ए सिंध या तारीख ए हिंद। तो तारीख ए सिंध पुस्तक इन्होंने अरबी भाषा में लिखी। बाद में इस भाषा का फारसी अनुवाद, यानी इस पुस्तक का, किस पुस्तक का, तारीख ए सिंध या तारीख ए हिंद पुस्तक का फारसी अनुवाद किया गया अली बिन हामिद के द्वारा। यानी इस चचनामा के लेखक कहलाएंगे अली बिन हामिद। हालांकि कई बार इस पुस्तक के बारे में लोगों को डाउट भी रहता है कि इसने लिखा या नहीं लिखा, लेकिन मैं फिर भी आपको सजेशन दूंगा कि आप ये याद रखें, मोहम्मद बिन कासिम के जो काजी इस्माइल थे उन्होंने अरब भाषा में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था तारीख ए सिंध व हिंद, और उसी पुस्तक को फारसी में किसने लिखा, अली बिन हामिद ने। अली बिन हामिद ने फारसी अनुवाद किया। यानी कोई पूछे चचनामा किसने लिखा तो आप बोलेंगे अली बिन हामिद ने लिखा। और चचनामा का एक नाम और क्या है, फतेहनामा ए सिंध। लेकिन अरबी में इस पुस्तक का नाम क्या है, तारीख ए सिंध या तारीख ए हिंद। लेकिन सिर्फ चचनामा का लेखक कोई पूछे तो अली बिन हामिद। चचनामा में क्या वर्णन है, अरब ने किस तरीके से सिंध प्रांत को जीता। ठीक है, तो भारत की बात जब हम करते हैं तो भारत आज जितना दिखता है सिर्फ उतना भारत आपका नहीं है। आज तो आपको भारत कुछ इतना दिखता है, ये पूरा प्रदेश भारत ही था। ठीक है, हम लोगों ने जब भारत का नामकरण पढ़ा था तो देखा था कि भारत कितना विस्तृत है, और फारसियों ने भारत का विस्तार पूरा कहां माना है, ये हिंदकुश पर्वत अफगानिस्तान माना है, याद रखो। तो अफगानिस्तान से होते हुए ही अरबवासी आए और अरबवासी इस पूरे सिंध को जीता, और किस तरीके से इस सिंध प्रांत को जीता ये वर्णन किया गया है इस पुस्तक चचनामा में, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें मैंने कराई। अब आगे बढ़ते हैं। चौथी पुस्तक है अष्टाध्यायी। अभी जो मैंने ये 3 पुस्तकें आपको बताई, ये 3 पुस्तकें पूरी तरीके से ऐतिहासिक हैं। इनके जो पुस्तक के आप कहो, जो आप कहोगे वर्णन है, यानी इन पुस्तक के जो वर्णन है वो इतिहास पर बेस्ड है। जैसे अर्थशास्त्र है तो मौर्य इतिहास को बताता है, प्रशासन, धार्मिक और सामाजिक जीवन को बताता है। राजतरंगिणी है तो कश्मीर के इतिहास को बताता है। चचनामा है तो अरब सिंध पर कैसे विजय पाई ये बताता है। तो पूर्ण तरीके से ऐतिहासिक है। अब आगे की जो पुस्तक मैं ले रहा हूं, हम ऐतिहासिक ग्रंथ में ही ले रहे हैं, लेकिन वो सेमी हिस्टोरिक है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में कुछ पुस्तक सेमी हिस्टोरिक भी हैं, तो अब मैं जो ले रहा हूं वो सेमी हिस्टोरिक ले रहा हूं। कुछ बायोग्राफिकल भी हैं, तो बाद में मैं कुछ बायोग्राफिकल पुस्तकें भी बता दूंगा। तो चलिए, यहां पे जो 3 पुस्तकें दिख रही हैं ये सेमी हिस्टोरिक है, मैंने सच लिखा भी है यहां पे। तो अष्टाध्यायी प्यारे बच्चों, सेमी हिस्टोरिक मतलब पूरा ये हिस्टोरिकल विवरण नहीं देता, ऐतिहासिक विवरण नहीं देता। आप सबको याद होगा अष्टाध्यायी पहली व्याकरण पुस्तक कहलाती है। प्रथम व्याकरण पुस्तक यदि कोई है तो वो अष्टाध्यायी है, और वो भी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक। जब हम बात करते हैं कि वेदों को जानने के लिए व्याकरण की जरूरत है, वेदों को जानने के लिए 6 वेदांग की जरूरत है, तो उन 6 वेदांग में व्याकरण भी आता है। और जब हम 6 वेदांग को पढ़ने की बात करते हैं तो व्याकरण की बात करते हैं, और उस व्याकरण पुस्तक में अष्टाध्यायी का नाम जरूर आता है, जो कि महर्षि पाणिनि या आप कहेंगे पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक है और संस्कृत भाषा में रचित है। और इस पुस्तक में हमें व्याकरण के अलावा मौर्य के पूर्व और मौर्य के समय के अवस्था का, उस समय की व्यवस्था का भी पता चलता है, और उस समय की पॉलिटिकल व्यवस्था, पॉलिटिकल कंडीशन, राजनीतिक अवस्था के बारे में भी जानने को मिलता है। तो मूल रूप से तो अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, लेकिन मौर्य के पूर्व और मौर्य के समय का जो राजनीतिक व्यवस्था रहा है, जो पॉलिटिकल कंडीशंस रही है, उसके बारे में भी हमें इस पुस्तक अष्टाध्यायी में पता चला है। इसलिए आप याद रखें कि ये सेमी हिस्टोरिक है, हिस्टोरिक चीजें भी बताती है, और इसके अलावा व्याकरण, संस्कृत व्याकरण भी ये पुस्तक बताती है। इसलिए इसको हम सेमी का मतलब अर्ध, और हिस्टोरिक का मतलब हो गया ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की कैटेगरी में इसको हम रखते हैं। बाकी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। क्या बताता है ये मेन तो संस्कृत व्याकरण बताता है, लेकिन इसमें मौर्य के युग के समय और मौर्य के युग के पूर्व की जो राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल कंडीशन है, वो भी पता चलता है। चलिए हम 5वीं पुस्तक लेते हैं, गार्गी संहिता। तो प्यारे बच्चों, गार्गी संहिता को कात्यायन नाम के एक लेखक ने लिखा है। तो कात्यायन इसके लेखक हैं, और ये एक ज्योतिष ग्रंथ है।
ठीक है। ज्योतिष ग्रंथ का मतलब हो गया कि एक इसमें ज्योतिष विद्या के बारे में बताया गया है, जिस ज्योतिष विद्या को पता लगा के हम ग्रह नक्षत्र इनकी बात कर सकते हैं, ठीक है। और किस तरीके से भारत में यवन का आक्रमण हुआ, यानी ग्रीक और सीथियन इन्वेशन किस तरीके से भारत में हुआ, ग्रीक इन्वेशन कैसे हुआ, यवन लोग कैसे भारत में आए, ठीक है। तो इनका आक्रमण इस पुस्तक में बताया गया है, ठीक है। लेकिन मूल रूप से तो ये ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन थोड़ा सा विवरण इसमें यवन के आक्रमण का भी मिलता है। यानी हम ज्योतिष ग्रंथ के अलावा इस पुस्तक की मदद से यह भी जान पाते हैं कि भारत पर यवन का आक्रमण क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। लेकिन मूल रूप से गार्गी संहिता को हम क्या बोलेंगे, ज्योतिष ग्रंथ। पर यहां मैं क्यों पढ़ा रहा हूं ज्योतिष ग्रंथ होने के बावजूद, क्योंकि ये एक सेमी हिस्टोरिक पुस्तक है, सेमी हिस्टोरिक बुक है, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है, क्योंकि इसमें हमें ज्योतिष ग्रंथ के अलावा यवन आक्रमण, भारत पर यवन के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, भारत पर यवन ने आक्रमण कब किया, क्यों किया, थोड़ा सा हमें जानकारी इस गार्गी संहिता में मिलता है, ठीक है। छठवीं हम ऐतिहासिक पुस्तक की बात कर रहे हैं, महाभाष्य। एक्चुअल में महाभाष्य एक टिप्पणी है, एक टीका है, या एक आप कहोगे कमेंट्री बुक है जो लिखी गई। किसकी कमेंट्री बुक? इस अष्टाध्यायी की कमेंट्री बुक है महाभाष्य, यानी अष्टाध्यायी पर कमेंट किया गया। जैसे आजकल आप देखते हो ना, लोग वीडियोस बनाते हैं और जो वीडियो बहुत अच्छी होती हैं उस वीडियो पे क्या बनता है, रिव्यू वीडियो बनता है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलेंगे, रिएक्शन वीडियो बोलते हैं। तो उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि अष्टाध्यायी का रिएक्शन पार्ट महाभाष्य में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? पतंजलि के द्वारा। वही पतंजलि जिसे हम योग दर्शन के प्रतिपादक मानते हैं। आपके 6 दर्शन है, सांख्य दर्शन के अलावा आपके पास योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, उत्तर मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है, वैशेषिक दर्शन है, जो मैंने डिटेल से पिछली वीडियोस में कवर कर दिया है। इनको मैंने किस में रखा था? आपके धर्म ग्रंथ में रखा था, और धर्म ग्रंथ में आपको स्मृति ग्रंथ में आपने सांख्य दर्शन पढ़ा था। तो पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, और ये वही पतंजलि है जिनके आज आप कह सकते हो स्वामी रामदेव जी भक्त हैं, और उसी नाम पर बहुत सारा प्रोडक्ट भी चल रहा है भारत पे बना हुआ, ठीक है। तो हमें गर्व है ऑब्वियसली इस पर, लेकिन याद रखें पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि, यानी पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहते थे। पाणिनि की जो पुस्तक अष्टाध्यायी है उसको और आसानी से समझाने के हिसाब से इन्होंने उस पर टीका लिखा, यानी कमेंट करते हुए एक छोटा सा विवरण लिखा। किस पुस्तक का? अष्टाध्यायी का। और इसमें शुंग वंश, मैंने बताया कि शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग वंश का प्रतिपादक था, या आप कहोगे संस्थापक था। तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ये पुरोहित थे, और उसी के दौरान इन्होंने पुस्तक लिखी। तो इस पुस्तक से हमें क्या पता चलेगा? ऑब्वियसली व्याकरण तो पता चलेगा ही, क्योंकि पाणिनि का ही ये टीका है, या पाणिनि का ही कमेंट्री बुक है, लेकिन शुंग वंश के समय लिखी गई, इसलिए हमें शुंग वंश के इतिहास के बारे में भी इस महाभाष्य से जानकारी मिलती है। तो उम्मीद है कि आपको हर चीज समझ में आ रही होगी, और मेरे तरीके से आप प्रेजेंट कर लें, और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से याद रखना आपको आसान हो जाएगा। और मैं प्रयास करूंगा कि हर चीज को इसी तरीके से बनाता रहूं। तो ये मेरी रिटन नोट्स है जिसको मैं आपको इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 7th। मैंने 10 पुस्तकें यहाँ पे प्रेजेंट की हैं। 7th पुस्तक पढ़ते हैं, मालविकाग्निमित्रम। जब हम कालिदास की बात करते हैं तो उनकी पुस्तक में लास्ट में माँ जरूर आता है, जैसे मेघदूतम, ठीक है, एक पुस्तक कालिदास जी की है मेघदूतम, ठीक है। उसी तरीके से और बहुत सारी पुस्तकें हैं, जिसमें से ऋतु संहारम। उसी तरीके से एक पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। तो कालिदास की इस पुस्तक मालविकाग्निमित्रम में नाटक प्रेजेंट किया गया है, प्ले या ड्रामा प्रेजेंट किया गया है। इट इज अ ड्रामा बुक, इट इज अ प्ले बुक। और इस प्ले बुक में, नाटक में शुंग वंश का, और शुंग वंश के पहले मैंने आपको बताया था कि जब मगध काल की बात करते हैं तो हसीन मासुका से आपको मिलेगा हर्यक वंश, हा से हर्यक वंश, फिर हसीन सी से मिलेगा शिशुनाग वंश, या सिंपली नाग वंश बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में लेटर ऑन हम पढ़ने वाले हैं जब हम लोग मगध काल को पढ़ेंगे। हालांकि मैंने ट्रिक वाली वीडियो में पूरे मगध वंश की बात की है। तो हसीन ना से आएगा नंद वंश, हसीन मासुका, फिर माँ आएगा मौर्य वंश, और मौर्य के बाद आता है शुंग वंश, मासुका शुंग वंश, हसीन मासुका शुंग वंश, फिर आता है कण्व वंश, और कण्व के बाद संग से आता है सातवाहन। हालांकि ये पूरे मगध वंश नहीं कहलाएंगे, शुरू के 3 को 4 को मगध वंश रख लो आप, मौर्य तक को, शुंग को भी थोड़ा मगध मिला सकते हो। बाद के जो हैं वो किसमें आएंगे? उत्तर मगध के शासक कहलाएंगे। सातवाहन भी है, और सातवाहन के बाद फिर गुप्त वंश का शासनकाल रहा है
500 ईस्वी तक इनका शासन रहा है, 250 से। ठीक है, लेटर ऑन हम कवर कर रहे हैं, बीच बीच में बताता इसलिए चलता हूं कि आपको याद भी रहे। देखो इसकी ट्रिक है हसीन मासू का संघ, हर्यक शिशुनाग नंद मौर्य, ये एक क्रम बता दिया मैंने। यदि पूछा जाए कि हर्यक के बाद किसका शासन आया, शिशुनाग का आया, तो शुंग वंश और पूर्ववर्ती यानी इस शुंग वंश के पहले के जो वंश हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें इस पुस्तक कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निमित्रम में मिलती है। तो इसीलिए मैंने बताया, पूर्ववर्ती का मतलब समझाने के हिसाब से मैंने बताया। तो क्या जानकारी मिलती है कि उस समय पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, राजनीतिक व्यवस्थाएं क्या थी और राजनीतिक अवस्था क्या थी, ये हमें पता चलता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं 8वीं पुस्तक मुद्रा राक्षस में। ये मुद्रा राक्षस पुस्तक विशाख दत्त नामक लेखक के द्वारा लिखी गई है। तो विशाख दत्त इसके लेखक हैं और इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और समवर्ती कुछ राजाओं, समवर्ती मतलब उस समय के जो कंटेम्प्रेरी किंग्स थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। यानी मेन रूप से तो मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के लिए लिखी गई है। ठीक है, विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की मदद से नंद वंश को उखाड़ फेंका था। आचार्य चाणक्य ने प्रण लिया था। एक्चुअल में आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ था धनानंद के शासन में, धनानंद के आप कहोगे दरबार में। इसलिए आचार्य चाणक्य ने प्रण लिया था कि नंद वंश के शासक धनानंद को उखाड़ फेंकेंगे। और धनानंद अंतिम शासक था नंद वंश का, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और आचार्य चाणक्य की मदद से हराया। और इस तरीके से किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की मदद से नंद वंश को उखाड़ फेंका, ये वर्णन आपको इस पुस्तक मुद्रा राक्षस में जो विशाख दत्त द्वारा रचित है आपको यहां पता चलता है। इतना ही नहीं, इस पुस्तक से आपको उस समय के सामाजिक अर्थव्यवस्था या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानने को भी मिलता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए हैं। लास्ट 2 पुस्तकें और देख लेते हैं और इस सेशन को हम एंड करेंगे। चलिए 9th और 10th पुस्तक, इनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो आप 9th पुस्तक में चलिए, हर्षचरित। तो ये 2 पुस्तकें अभी तक जो मैंने बताई ये आपकी सेमी हिस्टोरिक ही है। मालविकाग्निमित्रम भी सेमी हिस्टोरिक है, मुद्रा राक्षस भी सेमी हिस्टोरिक है। इधर से 4th, 5वीं, 6वीं ये सेमी हिस्टोरिक है। शुरू की 3 ये आपकी प्योरली हिस्टोरिक है। तो प्योरली हिस्टोरिक 3, फिर ये 3 और ये 2 5, ये 5 बात की सेमी हिस्टोरिक, और ये लास्ट की 2 बायोग्राफिकल टेक्स्ट है और एक तरीके से आप कहेंगे कि जीवनी तरीके की ये ग्रंथ है। ठीक है, जीवनी ग्रंथ है। समझ में आया बात? ठीक है, ऐसे और बहुत सारे ग्रंथ थे मेरे पास और मैं बता सकता था, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आप ये 10 याद कर लें, इनफ है। और ये 10 आप अच्छे से याद कर लें, लेकिन इन पर क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। तो हर्षचरित के बारे में लेखक कौन है? बाणभट्ट नाम के लेखक थे, जिन्होंने हर्षवर्धन के काल को इस पुस्तक में वर्णित किया है। हर्षवर्धन का जो काल है वो इस पुस्तक में बताया गया है, यानी 620 ईस्वी का काल इस पुस्तक में बताया गया है। एक्चुअल में इस हर्षचरित पुस्तक में 8 चैप्टर हैं, 8 अध्याय हैं, जिनके शुरू के 3 अध्याय बाणभट्ट ने अपने बारे में ही बता दिया है, यानी खुद की जीवनी रख दी है। बाद के जो 5 अध्याय हैं उसमें हर्षवर्धन के बारे में बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति की गई है और इसीलिए इस पुस्तक को हम प्रशस्ति काव्य बोलते हैं। प्रशस्ति का मतलब बड़ा व्याख्यान किया गया है, अतिशयोक्ति की गई है हर्षचरित में हर्षवर्धन के बारे में। क्योंकि अतिशयोक्ति की गई है इसलिए इस पुस्तक को हम इतना ज्यादा आप कहोगे कि तर्कसंगत नहीं मानते, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हमें इस पुस्तक में देखने को मिलता है। संस्कृत भाषा में लिखी है। अब क्या देखने को मिलता है? तो हर्षवर्धन के काल का जो न्यायिक व्यवस्था था, कोर्ट का लाइफ था, वो समझ में हमें आ सकता है। समाज की व्यवस्था क्या थी ये हम जान सकते हैं। धार्मिक जीवन उस समय लोगों का कैसा था, समाज में लोग कैसे जीते थे, ये चीजें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति की गई है, इसलिए इसको हम प्रशस्ति काव्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, हर्षचरित किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा। इसके अलावा एक और बहुत शानदार पुस्तक है बायोग्राफिकल टेक्स्ट में, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के जीवनी है या पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया ये एक टिप्पणी है, ग्रंथ है, जिसे चंद्र बरदाई ने लिखा है। और चंद्र बरदाई ने किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ इसका वर्णन किया है। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं डिटेल से, पर उससे पहले मैं बता दूं ये प्रथम महाकाव्य है जो हिंदी भाषा का महाकाव्य है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो आपको याद रखना चाहिए पृथ्वीराज रासो, जो चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। पृथ्वीराज चौहान सबसे पहले 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में
मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरीके से हराते हैं। लेकिन ये हृदय के उदार प्रवृत्ति के इंसान हैं, वीर जरूर हैं पर हृदय से उदार हैं। इन्होंने मोहम्मद गौरी को जीवन दान दे दिया। फिर मोहम्मद गौरी पूर्ण ससज्जता के साथ 1192 में तराइन के सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। और पृथ्वीराज चौहान को हरा के, अब ये आया अरब साइड से था, अफगानिस्तान साइड से, वहां ले जाता है। पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया जाता है। और जब पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया जाता है तो पृथ्वीराज चौहान के साथ चंद्रबरदाई भी होते हैं, उन्हें भी ले जाया जाता है। तो अब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को अंधे होके कैसे मार सकें? तो पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे इंसान थे जिन्हें शब्द भेदी बाण चलाने का अनुभव था। अर्जुन को अनुभव था, आप महाभारत में जानते हो, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान भी शब्द भेदी बाण चला सकते थे। तो चंद्रबरदाई ने अपनी 2 पंक्तियां प्रस्तुत की। बोला उन्होंने कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। यानी जब 1192 में, उसके बाद जब पकड़ के इनको ले जाया गया, तो चंद्रबरदाई ने अपनी पंक्ति से यह बताया कि कितनी दूरी पर सुल्तान बैठा हुआ है। तो 4 बांस का मतलब 4 बांस की हाइट है। अब वहां पे बांस से हम ऊंचाई नापते हैं। 24 गज दूरी का है, यानी कितना दूर है। अंगुल अष्ट प्रमाण का मतलब है कि 1 अंगुल 2 अंगुल का डिफरेंस हो सकता है। तो इस तरीके से इनको बताया गया कि अंगुल अष्ट प्रमाण का डिफरेंस है, 4 बांस का ऊंचाई है, 24 गज दूरी है। तो इस तरीके से अपनी इन 2 पंक्तियों से चंद्रबरदाई ने यह कहा कि पृथ्वीराज चौहान आपसे सुल्तान यानी मोहम्मद गौरी की दूरी कितनी है। और जैसे ही पृथ्वीराज को पता चला कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और उसके ऊपर सुल्तान है, तो पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल नहीं चूके और उन्होंने अपने तीर से मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी और मोहम्मद गौरी जमीन पे आ गिरे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं और ये प्रथम महाकाव्य है हिंदी भाषा का। तो उम्मीद करता हूं कि ये 10 ग्रंथ, जिसमें से कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ है, कुछ सेमी यानी अर्थ ऐतिहासिक है, कुछ जीवनी बेस्ड ग्रंथ है, आपको समझ में आए होंगे और इन ग्रंथों से यदि क्वेश्चन बने तो आप कर पाएंगे। तो ठीक है, मैं आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ रहा है और आपके लिए सब चीजें समझ में आ रही हैं, मजा आ रहा है। तो आप इसको लाइक करने के अलावा शेयर भी करते रहें और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, कल की क्लास में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और वो नया टॉपिक है, मैंने आपको इंडिकेट किया था फर्स्ट स्टेप में कि कल का टॉपिक होगा विदेशियों का विवरण और फिर परसों हम पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो कल की क्लास थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि 20 से 30 से 40 मिनट के विदिन क्लास को एंड कर दें ताकि आपका एक इंटरेस्ट भी बना रहे और रेगुलर क्लास आप लेते रहेंगे, आपको आप एंजॉय करते रहेंगे और एंजॉय से पढ़ते रहें। ठीक है, एंड करते हैं क्लास। थैंक यू क्लास।